नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पे। हम सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी में हमने अब तक सर्वोच्च न्यायालय की संरचना पढ़ी, उसके गठन के बारे में देखा, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में देखा, उनकी शपथ और उनके कार्यकाल के बारे में देखा। उसके बाद हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और उसके बाद हमने उसकी शक्तियों के बारे में देखा। अब हम जो हमने क्षेत्राधिकार पढ़े उससे आगे के पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, नंबर 2 पढ़ा हमने रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार और नंबर 3 पढ़ा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक क्षेत्राधिकार। संवैधानिक मामले में या संविधान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या होता है, सलाहकार क्षेत्राधिकार, किस प्रकार से सलाहकार के रूप में काम करता है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उसका सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो हमने नंबर 3 तक पढ़ लिए थे। चौथा अपने क्षेत्राधिकार आता है सलाहकार क्षेत्राधिकार। नंबर 4 सलाहकारी क्षेत्राधिकार। नंबर 4 क्या है इसका, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है संविधान के मामले पर, किसके मामले पर, संविधान के मामले पर या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अब उसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय क्या शक्तिशाली है, सलाह देने के लिए बाध्य है या फिर वह अपनी इच्छा पर निर्भर है कि उसको सलाह देनी है कि नहीं देनी, उसके बारे में। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति 2 प्रकार से सलाह मांग सकता है। एक तो सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर, ठीक है, सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न है और उस पर कोई सारवान प्रश्न नहीं थे जिसमें न्यायालय की सलाह लेना आवश्यक है। उसके बाद आता है कि किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते या प्रसंविदा आदि के मामले पर अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय से क्षेत्राधिकार लेने का राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ठीक है, यानी 2 मामला, एक तो अगर कोई प्रश्न सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर सारवान विधिक प्रश्न सामने आ जाता है, और दूसरा जब पूर्व में संविधान के निर्माण से पहले कोई विधियां बनी है, कोई संधि हुई है, कोई समझौता हुआ है, कोई प्रसंविदा हुई, उस मामले पर यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मशवरा करता है। अब देखिए, पहले मामले पर सलाह देना न्यायालय की इच्छा पर डिपेंड करता है, यानी अगर सार्वजनिक महत्व के मामले पर अगर राष्ट्रपति न्यायालय से सलाह मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे या ना दे उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि अगर संविधान से पूर्व की विधि, संधि या समझौते पर सलाह मांगता है तो न्यायालय को सलाह देनी अनिवार्य है, बाध्य है। अब सलाह माने, दोनों ही मामले में सलाह मानने की और न मानने की ये राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड है। राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं होता। तो हमने पढ़ा आर्टिकल 143, कौन सा आर्टिकल है, ये उल्लेख है सलाह मांगने का अधिकार 143 हमने राष्ट्रपति में भी देखा था। अब आता है राष्ट्रपति को सलाह देना, कौन देगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देना। इसकी 2 श्रेणियां हम देखेंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देना, और कितनी श्रेणी में देगा, 2 श्रेणियों में। इन 2 प्रकार की सलाह मांग सकता है। तो 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी कौन सी, पहली आती है आपके, यदि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक
प्रश्न उठने पर, पहली बात तो ये, अगर ऐसा मामला आता है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। इस मामले में क्या होता है, दो बातें हम यही देख लेते हैं। न्यायालय 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 सलाह देने के लिए बाध्य नहीं, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं। अगली बात, राष्ट्रपति दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं। ये तो हो गया अपने पहला श्रेणी। नंबर दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी श्रेणी आएगी किसी पूर्व संवैधानिक का मतलब होता है संविधान निर्माण से पहले की कोई विधि। किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते प्रसविदा आदि मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर जिसे सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। ठीक है, इस मामले पर भाई कुछ संविधान से पहले विधियां बनी हैं, उनको क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है, तो उन मामलों पर राष्ट्रपति जो संवैधानिक पूर्व विधियां संधि समझौते उनके लिए सलाह मशवरा सर्वोच्च न्यायालय से कर सकता है। इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है, किंतु राष्ट्रपति यहां पर भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो बात करते हैं न्यायालय की। न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति मानने हेतु बाध्य नहीं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, सलाहकारी मैटर में बाध्य नहीं। ठीक है, ये हो गया सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अगला आता है सर्वोच्च न्यायालय होता है अभिलेख न्यायालय के रूप में इसकी शक्ति, अर्थात उच्चतम न्यायालय की जो भी कार्रवाई होती है, जो भी फैसले दिए जाते हैं, वह सभी न्यायालयों के लिए अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। अर्थात अगर उच्चतम न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद विवाद उस पर निर्णय आता है, तो वह निर्णय जो उच्चतम न्यायालय ने दे दिया, अगर वैसा ही वाद उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में उठता है, तो जैसा निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया है वही निर्णय दोहराएगा कौन? उच्च न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय। वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं दे सकते। इसे ही कहते हैं अभिलेख के रूप में
यानी उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह इनके अभिलेख के रूप में, यानी उन्होंने किस आधार पर निर्णय दिया वही आधार मान के फिर उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय निर्णय देंगे। अभिलेख न्यायालय के रूप में हमारे भारत में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। तो अगली बात करते हैं, पांचवा नंबर आएगा, नंबर 5, अभिलेख न्यायालय के रूप में। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय के रूप में। ठीक है, अब क्या होता है, जब उच्चतम न्यायालय की, अभिलेख न्यायालय में क्या होता है, उच्चतम न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं फैसले सभी न्यायालयों के लिए अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में होंगे। ठीक है, यानी अगर उच्चतम न्यायालय किसी निर्णय दिया है और उच्च न्यायालय को सेम वैसे मामले पर निर्णय देना है, तो इस साक्ष्य का उपयोग करके उच्च न्यायालय भी अपना निर्णय दे सकता है। उसके बाद आता है, उच्चतम न्यायालय के फैसले पर अन्य न्यायालयों में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अगर ऐसा होता है, यदि उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय के खिलाफ निर्णय की अवमानना होती है, तो उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति या न्यायालय को या संस्था को दंडित कर सकता है। तो दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर, उच्चतम न्यायालयों के फैसलों पर अन्य न्यायालयों में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। नेक्स्ट बात, इसकी अवमानना करने वाले को उच्चतम न्यायालय दंडित कर सकता है। विद्यार्थियों, आप इन फैक्ट से थोड़े ना उब मत जाना, क्योंकि राजनीति विज्ञान में आपको संविधान के अंदर फैक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। क्या होता है कि हम एमसीक्यूज, शॉर्ट या फिर वन लाइनर के चक्कर में क्या होता है, राजनीति को व्यापक से नहीं पढ़ पाते और हम एग्जाम्स में 1-2 नंबरों से रह जाते हैं। वही समस्या होती है कि हम किसी भी विषय को व्यापकता से नहीं पढ़ने, वर्तमान का समय, वर्तमान का पैटर्न व्यापकता के आधार पर, इसीलिए मैं आपको राजनीति को शॉर्ट में ना पढ़ा के थोड़ा सा व्यापक पढ़ा रहा हूं, ताकि ये आपको इन फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम में बढ़िया बेनिफिट दे सके। तो आप इन मैटर को लाइटली पढ़े, क्योंकि हर लाइन में सवाल छिपे हुए होते हैं। कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, इसके बारे में असत्य कथन, तो ये 3 लाइनें आगे चौथी और से ऐड कर दे, तो आपको ये 3 लाइनें नहीं आएगी, तो आप चौथे 4 ऑप्शन को फाइंड नहीं कर पाओगे। अगला आता है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। फिर क्या होता है, इसको है न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति। न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति। नंबर 6, न्यायिक
समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा में क्या होता है कि जब इस शक्ति के तहत जब उच्चतम न्यायालय, केंद्र सरकार और राज्य दोनों ही स्तर पर जो विधायी और कार्यकारी आदेश आते हैं ना, उसकी संवैधानिकता की जांच करती है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार या केंद्र की संसद और राज्य की विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य की सरकार के द्वारा जो कानून लागू किए जाते हैं, जो कानून को कार्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उच्चतम न्यायालय उनकी संवैधानिकता की जांच करती है। अगर कोई भी कानून, कोई भी विधि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो उच्चतम न्यायालय उसे गैर संवैधानिक, अवैधानिक या शून्य घोषित कर सकती है। यह शक्ति न्यायिक समीक्षा की उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत प्रदान की गई। हमने मौलिक अधिकारों में इसके बारे में व्यापकता से अध्ययन किया है। तो आप देखते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विधायी एवं कार्यकारी आदेशों की जांच कर सकता है। उसके बाद आता है, जांच करने के बाद आदेश या कानून अवैध पाए जाने पर उन्हें गैर कानूनी, गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर कोई ऐसा कानून जो सरकार ने बनाया है, संसद ने या विधानमंडल ने बनाया है, जो भारत के संविधान के प्रावधानों या संविधान का उल्लंघन करता है, अवैध है, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करके, उसकी समीक्षा करके ऐसे कानूनों को गैर संवैधानिक या फिर अवैध घोषित कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपकी संवैधानिक व्याख्या। भारत में संविधान का व्याख्याकार किसे कहा गया? अगर संविधान का कोई भी प्रावधान समझ में नहीं आता या उसमें प्रश्न लग जाता है, प्रश्न चिन्ह, तो उसकी व्याख्याकार या अंतिम व्याख्याकार संविधान का सर्वोच्च न्यायालय को घोषित किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो संवैधानिक व्याख्याकार, सातवां पॉइंट आएगा आपके संवैधानिक व्याख्या। इसमें एक तो बात ध्यान रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्याकार कहा जाता है। ये सवाल आता है कि संविधान का अंतिम व्याख्याकार किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्याकार कहा जाता है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, उच्चतम न्यायालय को संविधान का अंतिम व्याख्याकार कहा जाता है। अगली बात आती है
सर्वोच्च न्यायालय जब संविधान का कोई प्रावधान समझ में ना आए तो उसकी व्याख्या करता है, उसको स्पष्ट करता है। यानी अगला आता है संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या करना। ये हो गया आपके सामने संविधान के व्याख्याकार के रूप में। अब तो हमने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां पढ़ी, शक्तियों के बाद हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से कार्य करता है, ये सारी की सारी प्रोसेस हमने देखी। अब हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय को इन शक्तियों के अलावा और कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो आप देखेंगे कि हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय दिया है उस निर्णय की स्वयं समीक्षा कर सकता है। उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। उसके बाद आता है उच्च न्यायालय में अगर कोई मामला चल रहा है, लंबित मामले को अपने पास मंगवा सकता है, ये शक्ति है। उसके बाद किसी एक उच्च न्यायालय के लंबित मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर भी कर सकता है। ये शक्तियां आपको अन्य भी ध्यान रखनी। अगला हम देखेंगे अन्य शक्तियां, नंबर 8। अन्य शक्तियां, इसमें 2-3 ही आपको ध्यान रखनी। पहली शक्ति है नंबर फर्स्ट, हम देखेंगे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनावों में उत्पन्न विवादों का निपटारा करना, पहली बात। नंबर दूसरा, स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करना। उसके बाद उच्च न्यायालयों में चल रहे लंबित मामलों को अपने पास मंगवाना। नंबर 3 आएगा उच्च न्यायालयों में चल रहे लंबित मामलों को अपने पास मंगवाना। और अगला अंतिम शक्ति के रूप में हम इसको देखेंगे, वो है किसी एक उच्च न्यायालय के मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना या उसको भेजने की शक्ति भी उच्चतम न्यायालय के पास होती है। तो किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना, ये इसकी अन्य शक्तियां। और भी काफी शक्तियां, लेकिन सीईटी के हिसाब से और एलडीसी वीडियो पटवारी वहां पर आपके ये शक्तियां पूछ जाती है, तो ये आपको ध्यान रखनी। अब हम करेंगे अन्य महत्वपूर्ण
प्रश्न। क्या करें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो इसके अलावा भी क्या जानना जरूरी है वह हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इसके अलावा आपको क्या जानना आवश्यक है। तो अगला हम करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। क्या पढ़ रहे हैं हम, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या पढ़ेंगे, पहली बात आप देखिए इसमें संविधान के निर्वचन के बारे में अगर कोई प्रश्न सारवान हो जाता है तो उसकी सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की 5 बैठ, यानी अगर संविधान के मामले में या संविधान के विषयों के मामले में या संविधान की व्याख्या के संबंध में अगर कोई प्रश्न आता है और उस प्रश्न के बारे में हमें निर्णय करना है तो उच्चतम न्यायालय में कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी। ये ध्यान रखनी। पहली बात आएगी कि संविधान के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न सारवान है उस पर सुनवाई करने हेतु न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। अगर संविधान के मामले में कोई भी प्रश्न सारवान है उस पर निर्णय करना है तो कम से कम कितने न्यायाधीश उस पीठ में बैठेंगे, 5 सदस्य कम से कम बैठेंगे। उसके बाद आता है भारत के प्रथम न्यायाधीश का नाम। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस न्यायाधीश क्या नाम है आपके, हीरालाल जे कानिया। अगली बात, वर्तमान में अभी कौन कार्यरत है, वर्तमान की बात करें, वर्तमान तो जस्टिस सूर्यकांत वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि वे कौन से न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बने एकमात्र मुख्य न्यायाधीश। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति बने तो उनका नाम है आपके, क्या नाम है, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये नाम आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पर गए। अब आता है कि भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश तो फातिमा बीबी। क्या है, लास्ट नाम पढ़ रहे हैं हम, प्रथम महिला न्यायाधीश नाम है उनका फातिमा बीबी। ठीक है छात्रों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में हम सर्वोच्च न्यायालय की प्रश्नोत्तरी के साथ मौजूद होंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ